प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दौरे पर हैं। पीएम मोदी 18,000 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इनमें दिल्ली देहरादून गलियारा भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर का करेंगे दौरा। 9,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विकास परियोजनाएं और गोरखपुर उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के आगामी गोरखपुर दौरे की तैयारियों की समीक्षा। गोरखपुर खाद कारखाने के फर्टिलाइजर ग्राउंड पर अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। और दूरदर्शन महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने दूरदर्शन केंद्र लखनऊ का किया दौरा। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दौरे पर हैं। पीएम मोदी 18,000 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें दिल्ली देहरादून गलियारा भी शामिल है। आज नौसेना दिवस है। 1971 में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा किए गए साहसी हमले को चिन्हित करते हुए हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना दिवस के मौके पर अपने संदेश में भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा और संप्रभुता की रक्षा की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि कोविड काल में नौसेना ने देशवासियों को स्वदेश लाने के साथ साथ मित्र राष्ट्रों को समय से मानवीय सहायता भी पहुंचाई। हमारी नौसेना ने पैंडेमिक से लड़ने के लिए राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों में अपना पूरा योगदान दिया और हेल्थ केयर और एड पहुंचाकर फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज की भी हेल्प की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि नौसेना दिवस पर सभी नौसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को बधाई। समुद्री सुरक्षा की रक्षा करने और समुद्र में हमारे हितों की रक्षा करने के अलावा हमारी नौसेना ने कोविड-19 संबंधित संकटों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतवासी आपकी सेवा के आभारी रहेंगे। नौसेना दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, शन नो वरुण। नौसेना दिवस के अवसर पर नौसेना के अधिकारियों, नौसैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और आप सभी के परिजनों के उज्जवल, सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूं। भारतीय नौसेना साहस और शौर्य के साथ भारत की विशाल समुद्री सीमा तथा तटीय क्षेत्र की रक्षा करती है। आपदा काल में भी नौसेना द्वारा दी गई सहायता के लिए सारा राष्ट्र आपके प्रति कृतज्ञ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने अपने वीडियो साझा कर लिखा कि हमें भारतीय नौसेना के अनुकरणीय योगदान पर गर्व है। हमारी नौसेना को इसकी व्यावहारिकता और उत्कृष्ट साहस के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकट की स्थिति को कम करने में हमारे नौसेना के जवान हमेशा सबसे आगे रहते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। दिसंबर को हम सब नेवी डे, नौसेना दिवस मनाएंगे। भारतीय नौसेना हमारे समुद्र तटों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करती है। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है, चाहे वह सिंधु हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो। हमारी नदियां और समुद्र आर्थिक और सामरिक, स्ट्रैटेजिक दोनों पर्पज के लिए महत्वपूर्ण है। वे पूरे विश्व के लिए हमारा गेटवे है। इस देश का, हमारी इस भूमि का महासागरों के साथ अटूट संबंध रहा है। और जब हम इतिहास की ओर नजर करते हैं तो 800-900 साल पहले चौल वंश के समय चोल नेवी को सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक माना जाता था। चोल साम्राज्य के विस्तार में उसे अपने समय का
इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में उनकी नेवी का बहुत बड़ा हिस्सा था। चोल नेवी की मुहिम खोज यात्राओं के ढेरों उदाहरण का संगम साहित्य में आज भी उपलब्ध है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि विश्व में ज्यादातर नौसेनाओं ने बहुत देर के बाद युद्धपोतों पर महिलाओं को अलाउ किया था, लेकिन चोल नेवी में, और वो भी 800-900 साल पहले, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और यहां तक कि महिलाएं लड़ाई में भी शामिल होती थी। चोल शासकों के पास शिप बिल्डिंग, जहाजों के निर्माण के बारे में बहुत ही समृद्ध ज्ञान था। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज और नौसेना के उनके सामर्थ्य को कौन भूल सकता है। कोंकण तट क्षेत्र, जहां समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, शिवाजी महाराज के राज्य के अंतर्गत आता था। शिवाजी महाराज से जुड़े कई किले जैसे सिंधु दुर्ग, मुरुड जंजीरा, सुवर्ण दुर्ग आदि या तो समुद्र तटों पर स्थित थे या तो समुद्र से घिरे हुए थे। इन किलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मराठा नौसेना करती थी। मराठा नेवी में बड़े बड़े जहाजों और छोटी छोटी नौकाओं का कॉम्बिनेशन था। उनके नौसैनिक किसी भी दुश्मन पर हमला करने और उनसे बचाव करने में अत्यंत कुशल थे। और हम मराठा नेवी की चर्चा करें और कान्होजी आंग्रे को याद न करें, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने मराठा नौसेना को एक नए स्तर पर पहुंचाया और कई स्थानों पर मराठा नौसैनिकों के अड्डे स्थापित किए। स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध हो। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। 248 करोड़, लांबागढ़ भूस्खलन 107.68 करोड़, ऑल वेदर रोड देवप्रयाग 75 करोड़, हिमालयन सांस्कृतिक 67 करोड़ एवं सुगंध पौधा केंद्र 40 करोड़ से एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। मंचासीन महानुभावों से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण कर लें। वास्तव में हम उत्तराखंड वासियों के लिए अत्यंत ही गौरवमय पल है, क्योंकि एक माह पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा केदारनाथ की पावन भूमि में हमारे बीच में थे और आज पुनः हमारे साथ हैं। गर्वित है सब भारतवासी, मिले हमें ऐसे नेता, हम सबके प्रेरक मोदी जी, नए भारत के प्रणेता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का भाव सही। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए। उत्तराखंड का सभी दाना सयाणों, दीदी भूलियों, चच्ची बोड़ियां और भाई बहनों, आप सबूत है म्यारू प्रणाम। मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। मैं आप लोगों थे सेवा लगन छू, आप स्वीकार करा। उत्तराखंड के गवर्नर श्रीमान गुरमीत सिंह जी, यहां के लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी प्रहलाद जोशी जी, अजय भट्ट जी, उत्तराखंड में मंत्री सतपाल महाराज जी, हरक सिंह रावत जी, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण, संसद में मेरे सहयोगी निशंक जी, तीरथ सिंह रावत जी, अन्य सांसदगण, भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, विजय बहुगुणा जी, राज्य विधानसभा के अन्य सदस्य, मेयर श्री, जिला पंचायत के सदस्यगण, भाई मदन कौशिक जी और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपके स्नेह, आपका आशीर्वाद, ये आशीर्वाद का प्रसाद पाकर हम सभी अभिभूत है। उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं, बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। बीते वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद, अनेक जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरकार आज ये दिन आया है। ये परियोजनाएं इस दशक को मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।
तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि उत्तराखंड की जनता को संबोधित कर रहे थे। और अब बढ़ते हैं समाचारों में आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना दिवस पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के साहसी ऑपरेशन ट्राइडेंट की स्मृति में इस विशेष दिन पर इस उत्कृष्ट बल के सभी कर्मियों को मेरी बधाई और शुभकामनाएं, जो समुद्री सुरक्षा के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जारी रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर का दौरा करेंगे। 9,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 30 वर्ष से अधिक अरसे से बंद रहने के बाद इसे फिर से पूर्व रूप में लाया गया है और लगभग 8,006 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। गोरखपुर संयंत्र स्वदेशी नीम कोटेड यूरिया का सालाना 12.7 LMT उत्पादन कराएगा। ये पूर्वांचल क्षेत्र और आसपास के इलाकों के किसानों की यूरिया उर्वरक की मांग की पूर्ति करने की दिशा में उनके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। प्रधानमंत्री गोरखपुर स्थित एम्स के पूरी तरह से कार्य कर रहे परिसर को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। एम्स गोरखपुर की सुविधाओं में 750 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुष भवन, सभी कर्मचारियों के रहने के लिए आवास, यूजी और पीजी छात्रों के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र गोरखपुर के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र में जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की चुनौती से निपटने में केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 दिसंबर को खाद कारखाने का उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर खाद कारखाने के फर्टिलाइजर ग्राउंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर में बंद पड़े खाद कारखाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जुलाई 2016 को शिलान्यास किया गया था। इस खाद कारखाने के बनने में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश हुआ है। जापान की टोयो कंपनी द्वारा यह खाद कारखाना बनाया गया है। इस खाद कारखाने से प्रतिवर्ष 13 लाख मीट्रिक टन जबकि प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। इस खाद कारखाने के शुरू हो जाने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा। गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन हुआ। खास बात यह है कि अब तक गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए निर्मित कार्यक्रमों को लखनऊ और दिल्ली भेजना पड़ता था, लेकिन अब सीधे यहां से उसे देश भर के अन्य केंद्रों से लिंक किया जा सकेगा, जिसका सीधा फायदा स्थानीय लोगों के साथ साथ कलाकारों को भी होगा। गोरखपुर में बना दूरदर्शन का अर्थ स्टेशन 7 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा अर्थ स्टेशन भी है, जिसकी बदौलत पूर्वांचल के स्थानीय कलाकारों सहित सीमावर्ती इलाकों तक सटीक और सही सूचनाएं पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लंबे समय से की जा रही मांग पूरी हो गई है। वहीं सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि भोजपुरी भाषा में 11 दिसंबर से 1 घंटे का कार्यक्रम भोजपुरी में गोरखपुर से शुरू होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सटीक खबरों में दूरदर्शन की विश्वसनीयता सबसे ऊपर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 37 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए आज इस अर्थ स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया है। इससे न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार का एक बड़ा भूभाग और नेपाल की भी एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां कहीं थोड़ी हलचल होती है, दुष्प्रचार, भारत विरोधी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त होते हैं, उन लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाता है, उस दुष्प्रचार को रोकने में यह दूरदर्शन केंद्र बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस अर्थ स्टेशन के माध्यम से जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनके अंदर एक होड़ होती है, कौन ज्यादा दिखाए, कौन कितनी तेजी से क्या दिखाए। कई जगह थोड़ा ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर भी चटपटा करके भी उसको परोसा जाता है, खबर ब्रेकिंग न्यूज जल्दी हो जाती है। लेकिन दूरदर्शन का प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां पर आप ये कह सकते हो कि अगर खबर दूरदर्शन पर चली है तो ये बिल्कुल सत्य खबर है। ये बिल्कुल, इससे कोई आपको इधर उधर संकोच करने की बात नहीं। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम से ही बटन दबाकर FM रिले केंद्र इटावा, लखीमपुर गदानिया, बहराइच नानपारा FM स्टेशन की शुरुआत की गई। ये FM स्टेशन 25 करोड़ की लागत से तैयार किए गए हैं।
सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी जी की इच्छा के मुताबिक महाराजगंज, सुल्तानपुर, रामपुर में 3 FM सेंटर को जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सुशासन की प्रशंसा की और कहा कि अब प्रदेश में गुंडा राज नहीं है और प्रदेश निवेश और रोजगार में तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी जी की सरकार आने के बाद अगर यहां से पलायन किसी का हुआ है तो गुंडा राज का हुआ है मेरे भाई और बहनों। और जिनका गुंडा राज के समय जब आम जनता का पलायन होता तो उनको वापस आने का मौका मिला। और केवल वो वापस नहीं आए, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में निवेश वापस आना शुरू हुआ है। जो 17वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, आज देश में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है मेरे भाई और बहन। सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर अर्थ स्टेशन से जहां 5 करोड़ लोगों को स्थानीय भाषा, भोजपुरी और लोक कलाओं को एक बड़ा मंच मिलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग 75 साल का मना रहे हैं और सारे कलाकार सुन लो, तैयार रहो। महाराज जी ने आदेश दिया है, गोरखपुर महोत्सव के साथ 1800 कलाकार आ रहे हैं। समस्त भारत से यहाँ नाट्य कुंभ होगा, कलाकारों को जीवित किया जाएगा एक नए रोजगार के लिए। आज भी ये दूरदर्शन और आकाशवाणी का ये जो विस्तारीकरण हुआ है, कितनों को रोजगार मिलेगा। दूरदर्शन महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि अर्थ स्टेशन का संचालन देश तक स्थानीय कलाओं का प्रसार करेगा। वहीं आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक ने कहा कि FM के संचालन से लोगों तक मनोरंजक कार्यक्रम भी आसानी से पहुंचेंगे। इस अर्थ स्टेशन के चालू होने से सर सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि मेरे दूरदर्शन के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके चेहरों पर सर एक प्रफुल्लता आ गई है सर, और अब वे तत्पर हैं पूरे जोश और उत्साह के साथ इस क्षेत्र की कला संस्कृति पर नए कार्यक्रम पूरे देश तक पहुंचाने के लिए। टेक्नोलॉजी में बदलाव आने से कारण ट्रांजिस्टर रेडियो कम दिख रहा है, मगर मोबाइल फोन हर व्यक्ति के पास है। और जो लोग कार में सफर करते हैं और साथ मोबाइल लेकर चलते हैं, इन सब लोगों तक आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने के लिए FM स्टेशन की जरूरी है। आकाशवाणी और दूरदर्शन अपनी स्थापना के बाद से ही लोक प्रसारक के रूप में लोगों तक सूचनाएं, समाचार पहुंचाने के साथ ही साथ शैक्षणिक कार्यक्रम भी पहुंचाने का काम करते रहे हैं। वहीं सांस्कृतिक विकास में भी अहम भूमिका रही है। सूचना क्रांति के इस युग में अर्थ स्टेशन और FM रेडियो का जाल आम लोगों तक अत्याधुनिक सुविधाओं के विस्तार सरीखा ही है। गोरखपुर से रामेन सिंह, शैलेंद्र मिश्र, अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने आज लखनऊ दूरदर्शन केंद्र का दौरा किया। मयंक अग्रवाल ने इस दौरान दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान श्री अग्रवाल ने दूरदर्शन केंद्र लखनऊ द्वारा प्रसारित किए जा रहे समाचार बुलेटिन और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने जनहित से जुड़े विषयों पर न्यूज बुलेटिन और कार्यक्रम बनाने के लिए दूरदर्शन केंद्र लखनऊ की सराहना भी की। इस अवसर पर अपर महानिदेशक RP सरोज, उप महानिदेशक अभियांत्रिकी अनुपम स्वरूप, संयुक्त निदेशक न्यूज गार्गी मलिक और कार्यक्रम प्रमुख रमारुण त्रिवेदी समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आगामी 11 दिसंबर को देवी पाटन मंडल के बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने गोंडा में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि ये परियोजना 9 जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर की परियोजना है। इसमें 5 नदियां घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिन जुड़ रही हैं। इस परियोजना से 9 जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। पिछली सरकारों में ये परियोजना पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब केंद्र और प्रदेश की वर्तमान सरकार उसे पूरा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को देवी पाटन मंडल के बलरामपुर में एक वृहद कार्यक्रम में भारत की सबसे बड़ी सरयू नहर परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को, किसानों को समर्पित करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत की सिंचाई विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं की एक समीक्षा किया और 99 परियोजनाएं ऐसी निकली जो वर्षों से लंबित थी और उसी में से भारत की एक सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर परियोजना, जिसका शुभारंभ 71 और 72 में हुआ था, तब से लेकर के अब तक बहुत सारी सरकारें आई और चली गई, लेकिन परियोजना का कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सका।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी समीक्षा किया और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करके एक बार इस परियोजना के लिए उन्होंने विशेष बैठक किया और करके 9,802 करोड़ रुपए इस परियोजना में खर्च करने के दिशा से सहमति बनी और उसके बाद जनवरी 2018 से युद्ध स्तर पर इस पर कार्य प्रारंभ हुआ और मुझको बताते हुए आज खुशी हो रही है कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर परियोजना को योगी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से पूर्ण किया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल जनपद कौशाम्बी में उत्तर मध्य रेलवे के नवनिर्मित रेल उपरिगामी सेतु का लोकार्पण किया। इस रेल उपरिगामी सेतु का नामकरण महाराजा बिजली पासी के नाम पर किया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद में प्रस्तावित निर्माण कार्यों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। सभी परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने से मां शीतला देवी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुगमता होगी और श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ेगी। हमारे लिए अत्यधिक खुशी की बात पहले तो ये रहती है कि विकास की दृष्टि से चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे गरीबों के लिए घर की बात हो, चाहे गरीबों के लिए अन्य गरीब कल्याण की योजनाएं उनके लाभ पहुंचाने का मामला हो, यह तो लगातार जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शपथ लिया है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि केंद्र में भी जब हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, तो ऐसे समय में मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समर्थन 2014 के लोकसभा चुनाव से ही नहीं, मैं कहूं कि 2012 के विधानसभा चुनाव से, सिराथू विधानसभा से जो विजय यात्रा प्रारंभ हुई, पूरा भरोसा है मुझे कि न विजय यात्रा रुकी है और ना आप सबके भरोसे मैं कह सकता हूं, आप सब कार्यकर्ताओं की, यहाँ की जनता के भरोसे कि ना विजय यात्रा रुकने पाएगी। और अब आइए देखते हैं डीडी न्यूज उत्तर प्रदेश के खास प्रोग्राम के बारे में। गंगा के किनारे से जमुना के मझधारे तक, बनारस के घाट से मथुरा के पाट तक, जो तय करते हैं सिंहासन, उन तक पहुंचेंगे हम। बोलेंगे गलियां, बोलेंगे चौराहे, सबकी जुबानें, हर एक का मन। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दौरे पर हैं। पीएम मोदी 18,000 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इसमें दिल्ली देहरादून गलियारा भी है शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर का करेंगे दौरा। 9,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विकास परियोजनाएं और गोरखपुर उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के आगामी गोरखपुर दौरे की तैयारियों की समीक्षा। गोरखपुर खाद कारखाने के फर्टिलाइजर ग्राउंड पर अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। और दूरदर्शन महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने दूरदर्शन केंद्र लखनऊ का किया दौरा। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।